आरआरबी जेईई सीबीडी 2 की ऑफिशियल सिलेबस में एक टॉपिक है या फिर कह सकते हैं कि एक आपका अलग से चैप्टर भी है आपके पढ़ने के लिए, और ये है पर्यावरण प्रदूषण बचाव और नियंत्रण के उपाय। तो इन्हीं उपायों में हम पढ़ते हैं सरकार के द्वारा लिए जाने वाले स्टेप्स के बारे में, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स या लॉ है ना, या फिर एक्ट। तो आज के सेशन में जानेंगे कि इंडिया में अभी वर्तमान में कौन कौन से इन्वायरमेंटल एक्ट लागू हैं, इन्हें शुरू कब किया गया था, और इन एक्ट के अंदर कौन सी विशेष बातें हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? स्टार्ट करें आज के सेशन को, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे, कुछ ही मैं आपको नियम बताऊंगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सीबीडी 2 2025 के एग्जाम में भी आपका यहाँ से क्वेश्चन बना था, मैं आपको बताते हुए चलूंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले बच्चे, हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी बात करते हैं, है ना, स्टेज की बात करते हैं कि इन्वायरमेंट की बात कहाँ कहाँ पर की गई है, कौन कौन से आर्टिकल है या फिर कहाँ किस प्रकार के आर्टिकल हैं। तो सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण के बारे में हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 48 का ए, है ना, ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर अनुच्छेद 48 के ए में ये बात कही गई है कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी स्टेट की है। स्टेट यानी कि वो हर एक अथॉरिटी जिनके पास में लॉ मेकिंग की, कानून बनाने की, पॉलिसी बनाने की अथॉरिटी है। ठीक है, तो उन्हें जो है स्टेट कहा जाता है। उसमें आपका राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के तहत जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं सारे के सारे। ठीक है, राज्य पर्यावरण की रक्षा सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यह है आपका आर्टिकल 48 का ए। उसके बाद में आर्टिकल 51 का ए का जी आता है। तो 51 के ए में क्या है? यह है हमारे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, राज्य की जिम्मेदारी तो है कि पर्यावरण को बचाना है, वन्य जीवों को बचाना है, लेकिन राज्य के अलावा जो देश के नागरिक हैं, ये उनका कर्तव्य है, ये उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि उन्हें अपने पर्यावरण को, अपने जंगली जानवरों को, अपने जंगलों को बचाना है। तो ये आता है 51 के ए के जी में। फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत आता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो बच्चे आपके ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पर आपको पर्यावरण संरक्षण की बात देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 48 ए है, राज्य सरकार, केंद्र सरकारों को, राज्य सरकारों को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया है कि आपको पर्यावरण संरक्षण करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ लॉ आपको बनाने हैं, कानून आपको बनाने हैं। ठीक है, तो उसी के तहत बच्चे आपका जो हम देखते हैं, सबसे पहली बार 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है। ठीक है, लागू कब हुआ था? 1972 में ही आपका ये लागू हुआ था। और इसमें आप देख रहे हैं कि वन्य जीव यानी कि जंगलों को और जंगली जानवरों को बचाने के लिए आपका ये आया था। ठीक है, पौधों और जानवरों की प्रजातियों की शिकार और अवैध व्यापार से बचाना इसका मेन मकसद था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें बच्चे आपके क्या है कि अलग अलग शेड्यूल है, इसके अंदर जो है अनुसूचियां है, शेड्यूल है। और जब ये बना था 1972 में, तो उसमें जो है 1 से लेकर के 6 तक, मतलब कि टोटल 6 शेड्यूल थे। ठीक है, इसके बाद ही 1972 के तुरंत बाद हमने अपने बाघों को बचाने के लिए, बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर भी स्टार्ट किया था 1973 में। ठीक है, 1973 में। और इसमें ही जो है आपका पहला टाइगर रिजर्व बांदीपुर में, फिर आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में, है ना, ये जो है आपके सबसे पहली बार 1973 का जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसमें 9 टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा हुई थी। ठीक है, तो 72 का आपको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम याद रखना है। उसके तुरंत बाद जो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर आपको याद रखना है। अब क्या हुआ कि जब ये 1972 में बना, तो इसमें जो है 6 अनुसूचियां थी। उसके बाद में जो है इसमें किए गए चेंजेस, अमेंडमेंट, तो आप देखते हैं हर प्रकार के कानून में जो है आपके अमेंडमेंट होते हैं। तो इसमें जब अमेंडमेंट किया गया, इसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 में। ठीक है, 2022 में बच्चे आपका क्या किया गया कि ये जो पुराना एक्ट था, इसमें जो 6 अनुसूचियां थी उनको घटा करके 4 कर दिया गया। तो आज की डेट में अगर हम देखें, वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है उसमें कितने शेड्यूल हैं? उसमें जो है आपके 4 शेड्यूल हैं। सबसे पहले शेड्यूल 1
आता है, इसमें सबसे ज्यादा सुरक्षा वाली जानवरों की प्रजातियां आती है। फिर आपका शेड्यूल 2 आता है, इसमें उन जानवरों की प्रजातियां हैं जिनके लिए कम सुरक्षा मिली है। फिर आपका शेड्यूल 3 है जिसमें संरक्षित पौधों की प्रजातियों के लिए, ठीक है। और फिर आपका शेड्यूल 4 जिसमें CITES के तहत सूचीबद्ध नमूनों के लिए जो है आपका ये है, ठीक है। तो टोटल आज की डेट में 4 शेड्यूल है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे ये अधिनियम हाथियों का इस्तेमाल धार्मिक या किसी अन्य उद्देश्य के लिए करने की अनुमति देता है, ठीक है। इतना थोड़ा सा आपको याद रखना है। द एक्ट परमिट्स द यूज ऑफ एलिफेंट फॉर द रिलीजियस और एनी अदर पर्पसेस, ठीक है, एलिफेंट के लिए। लेकिन बाकी जो है आपके 4 शेड्यूल है, इसमें जो है दुनिया भर की प्रजातियां हैं, चाहे वो जानवरों की हो या फिर आपकी पौधों की प्रजातियां हो, ठीक है। और इसमें चेंजेस कब किया गया? 2022 में, 2022 में। उसके बाद आते हैं 1974 का, ये है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, यानी कि वाटर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए। कब इनेक्ट हुआ? 1974 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जल प्रदूषण को रोकना मुख्य उद्देश्य है, इसको कंट्रोल करना और पानी की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ वाटर को बनाए रखना। उसके अलावा याद रखना बच्चे कि इसी टाइम पे CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि आज इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसको भी बनाया गया। तो CPCB की स्थापना बच्चे आपका 1974 में इसी अधिनियम के तहत की गई थी, ठीक है। तो याद रखना वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। उसके बाद में आता है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये 1980 का है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए 1988 में, 1988 में, ठीक है। इसे थोड़ा सा याद रखना। तो इसे जो है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1988 के नाम से भी जाना जाता है। 1980 में आपका लागू हुआ था। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि पौधों को, वनों को बचाने के लिए है, तो वनों की कटाई को रोकना, वनों को संरक्षित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। उसके अलावा ये राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि का इस्तेमाल करने से रोकता है। मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से किसी भी जंगल को नॉन फॉरेस्ट नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगती है, ठीक है। इसे बच्चे आप याद रखना, 1980 का ये है। उसके बाद है आपका 1981 का एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, 1981 का है ये, ठीक है। एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए आपका ये हुआ है। प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? वायु प्रदूषण को रोकना। 1981 का है। और इसमें आपको याद रखना है कि 1987 में इसमें चेंजेस किए गए 1987 में, और इसी पॉल्यूशन में, एयर पॉल्यूशन के साथ में नॉइज पॉल्यूशन को भी इंक्लूड कर दिया गया। 1987 में इसमें संशोधन किया गया, ध्वनि प्रदूषण का भी वायु प्रदूषण का ही हिस्सा मान लिया गया। तो 1987 में आया आपका नॉइज पॉल्यूशन वाला, ठीक है। याद रखना बच्चे, इसी में जो है आपका अमेंडमेंट हुआ है। उसके बाद है आपका 1986 का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत ज्यादा रिपीटेडली पूछा जाता है। मैंने आपको जैसे कहा, मैं आपको बताऊंगी बीच सेशन में, तो यही क्वेश्चन है जो कि पिछली बार RRB JEE CBT 2 में आया था, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना, भारत सरकार का जो अम्ब्रेला एक्ट है जिसके तहत बहुत सारी चीजें अब आज की डेट में आती हैं, ये कब आया था? तो ये आपका 1986 में इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके थोड़ा सा याद रखना कि इसके पीछे की बैकग्राउंड क्या रही। ये आपका इनेक्ट हुआ जब भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ ना, है ना। भोपाल में जो आपका गैस ट्रेजेडी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट जो आपके रिलीज हो गई थी 1984 में, उसके बाद में जो है आपका सरकार को एहसास हुआ कि इस तरीके का जो पॉल्यूशन कंट्रोल है, फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया। उसके अलावा ये एक बच्चे अम्ब्रेला लॉ है, इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे एक्ट आते हैं जो कि पर्यावरण को सुधारने के लिए है ना। इसमें आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज होती है ना, तो उनको जो है इन्वायरमेंट के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तो वो जो सारे के सारे रूल्स होते हैं वो सारे के सारे इसी के तहत आते हैं, ठीक है। ये बच्चे आपको याद रखना है। उसके अलावा जो इको सेंसिटिव जोन्स है, इको सेंसिटिव जोन की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो भी इसी कानून के तहत घोषित किए गए हैं, इसी कानून के तहत डिक्लेयर किए गए हैं। फिर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1986 के बाद क्या आज तक कोई संशोधन इसमें हुआ है? बहुत बार संशोधन हुए हैं, लेकिन जो रीसेंट अमेंडमेंट है वो आपको याद रखना है। 1986 का ये जो एक्ट है, इसमें 2023 में जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023, इसने जो है बच्चे आपका चेंज किया है, और ये आपका 2024 में लागू हुआ है, 1 अप्रैल 2024 के लागू हो गया है। तो जो लेटेस्ट इसमें अमेंडमेंट है वो है आपका 2023 का, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। 1984 का एक अम्ब्रेला एक्ट है। उसके बाद में आपका आता है NGT एक्ट 2010, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 का है ये।
और इसके तहत बच्चे आपको क्या किया जाना है, पर्यावरण संरक्षण, वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए स्थापित एक विशेष अदालत है। ये ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। क्वासी जुडिशियल का मतलब है इनको कुछ कोर्ट वाले अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम नहीं कर रही है, जो कि उसको करना है, जो उसका काम है ना, अगर वो इस तरीके के काम नहीं कर रही है, जैसे कि कचरे का निपटान है, तो कचरे का निपटान करना जो है आपके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनका काम है। अगर वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं तो एनजीटी क्या कर सकती है, एनजीटी उन पे फाइन लगा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके का एक क्वासी जुडिशियल निकाय है, आपको याद रखना है। 2010 में बच्चे एक्ट आया था, उसके बाद ही जो है इसे बनाया गया था। उसके अलावा याद रखना कि भारत विशेष पर्यावरण ट्रिब्यूनल बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश है। ठीक है, ये भी बच्चे याद रखिएगा। बाकी हमसे पहले जो है आपका ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले बनाया था, उसके बाद में न्यूजीलैंड ने बनाया था। ठीक है, तो ये सेटअप करने वाला भारत तीसरा देश है दुनिया का। तो एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आपको याद रखना है, 2010 में एक्ट आया था और इसी के साथ में जो है ट्रिब्यूनल भी बना दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा एक क्विक रिवीजन के लिए बच्चे आपकी ये टेबल है, क्योंकि सारे के सारे जो एक्ट हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 का है, वाटर एक्ट जो है आपका 1974 का है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये 1980 का है, अमेंडमेंट हुआ है 1988 में, एयर एक्ट है आपका 1981 का, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, और एनजीटी एक्ट जो है आपका 2010 का है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा और इनके बारे में जो स्पेशल बातें मैंने आपको बताई हैं वो भी आपको याद रखनी है। उसके अलावा एनवायरमेंट कंप्यूटर या आरआरबी जेईसीबीटी 2 का जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है 50 नंबर का, उसे आप अगर हमारे साथ में तैयार करना चाहते हो, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो आपके लेटेस्ट एमसीक्यूज है उस तरीके क्वेश्चन करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो वो भी आप हमारे साथ में जुड़ करके कर सकते हो। कैसे? मेक इट इजी मैकेनिकल, मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, जाएंगे वहां पे और जल्दी से जो है खुद को इनरोल करेंगे। उसके अलावा बच्चे आपकी टेस्ट सीरीज भी है, तो टेस्ट सीरीज में बहुत स्पेसिफिकली आपके लिए यानी कि आरआरबी के लिए जो है आपका टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है और सब्जेक्ट वाइज जो है आपके लिए टेस्ट बनाए हैं। फिजिक्स के आपको अलग टेस्ट मिलेंगे, केमिस्ट्री के अलग मिलेंगे, एनवायरमेंट में जो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर में जो है आपको मंथ वाइज जो है करंट अफेयर के टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाई गई है, एक बार जाइएगा और देखिएगा जरूर। ठीक है, मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।